हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। स्वागत है आप सभी का डेवलप पब्लिक के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी ग्लोबल जो पॉवर्टी सिनेरियो की बात की थी, और इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट को जो पॉवर्टी निर्धनता के कारणों को जानेंगे कि निर्धनता कैसे कैसे सफ़र करती है पीपल्स को और वहाँ के रेजिडेंट्स को। और बात करें हम स्पेशली हम ग्लोबल लेवल की हमने बात की थी वैश्विक जो निर्धनता की जो एस्टिमेट्स थे, जो आकलन थे, ये जो सिनेरियो था, परिदृश्य था, उसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। जो कोच रहेंगे आज की पॉवर्टी की क्या क्या रहेंगे, कारण क्या रहेंगे, उनको देखेंगे। तो बात करते हैं देरी की बगैर। देर नंबर ऑफ केसेज ऑफ द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। देखो क्या कहता है कि भारत में व्यापक जो निर्धनता है उसके कारण अनेक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी की जो कोज हैं वो बहुत ज़्यादा अनेक है, उनके कोई एक रीजन नहीं है। बात करें हम देखें क्या कहता है, वन हिस्टोरिकल रीजन इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जब हम कहीं ना कभी गुलाम हुआ करते थे किनके, ब्रिटिश अंग्रेजों के, तो हम एक कॉलोनियल बन गए थे, एक औपनिवेश बन गए थे। तो एक ऐतिहासिक कारण यह भी है, एक ऐतिहासिक कारण क्या है कि ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो प्रशासन था उस समय के दौरान आर्थिक जो विकास का जो लेवल था वो बहुत लो था, निम्न स्तर का था। हमारे यहाँ का जो आर्थिक स्तर विकास हो रहा था वो बहुत लो लेवल से हो रहा था, क्योंकि हम किसके गुलाम थे, किनके स्लेव थे, अंग्रेजों के। और हमारा जो भारत है वो क्या बन गया था, कॉलोनियल एक तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा था, प्रशासन चल रहा था। आगे बात करें तो देखो क्या कहता है, द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिव्यूइंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स। देखो अंग्रेजों ने किन चीज़ों को जो उनकी औपनिवेशिक सरकार थी, तो उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो नीतियाँ थी, नीतियों ने कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल जो भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, पारंपरिक जो हस्तशिल्प कलाकारी थी, उनको क्या कर दिया, उनको रोइंड कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और वस्त्र जैसे उद्योगों को के विकास को कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर दिया, एक तरह से हम बोले प्रोत्साहित की वजह से उनको डिस्करेज कर दिया डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रीज को, लाइक टेक्सटाइल्स के। क्यों अंग्रेज आए, उन्होंने धीरे धीरे हम पूरा का पूरा जो अपना जाल था एक तरह से वो हमारे ऊपर बिछा दिया, और हमारे यहाँ की जो भी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उनको बेटर से वर्स्ट बना दिया। सारा का सारा जो पैसा था वो सब लूट लाट के यहाँ से लेके जा रहे थे, अपने कंट्री लेके जा रहे थे। आगे बात करें देख क्या कहता है, द लो रेट ऑफ ग्रोथ persisted until the 1980s. This resulted in the less job opportunities and low growth rate of incomes. This was accompanied by a high growth rate of population. And the two combined to make the growth rate per capita income very low. The failure at both the fronts, promotions of economic growth and population control, एंड द साइकिल ऑफ पुअर्टी। देखो क्या कहता है यहाँ पर, आप समझ पा रहे होंगे, ना समझ पा रहे हैं तो देखिए मैं समझाता हूँ क्या कहता है कि विकास की जो धीमी दर थी, एक तरह से जो स्लो रेट थी 1980s की दशक तक जारी रही, वो विकास, हमारा जो विकास था, डेवलपमेंट था, वो लो लेवल से होता रहा, और ये 1980 तक ऐसे चलता है, इसके डिकेट्स तक ऐसे चलता है। रिजल्ट क्या निकला, इसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप हम बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कहीं ना कहीं घट गए, और आय की जो इनकम की जो एक तरह से वृद्धि दर थी उसमें भी गिरावट आ गई। और इसके साथ साथ हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन तो बढ़ी रही थी, जनसंख्या तो बढ़ी रही थी, रोजगार कम हो रहे थे, उनकी इनकम कम हो रही थी। तो क्या हुआ, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उस ऐसे समय में। और हम बात करें तो ऐसे समय में निर्धनता का जो चक्कर था ना, जो पॉवर्टी की जो साइकिल थी, पॉवर्टी की जो साइकिल थी वो बनी रही। एक तरह से देखें तो लोग इसके उसमें फंस गए, जाल में फंस गए। आगे हम बात करें, देखिए फर्दर की लाइन पे देखिए टॉपिक क्या कहता है, विद द स्पीड ऑफ इरीगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, but the effects were limited to some parts of India. The industries, both in the public and the private sector, did provide jobs, but these were not enough to absorb all the jobs seekers. देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो स्पीड ऑफ इरीगेशन, अब क्या हो चुका था, सिंचाई की और हरित क्रांति का धीरे धीरे क्या हुआ उस समय, उसी समय में क्या हुआ था 1960s के बाद में जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो धीरे धीरे उसका प्रसार हो रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति वो फैल रही थी, तो ऐसे समय में जो सिंचाई थी और हरित क्रांति के प्रसार से जो एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र था उसमें रोजगार के अनेक अवसर कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी वो बढ़े। अब लोग किस पर डिपेंड होने लगे, खेती पर डिपेंड होने लगे, और जो एग्रीकल्चर की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें लोग इन्वॉल्व हो गए अपने आप को, और मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, और बहुत सी जो रोजगार के अवसर थे वो सर्जित हुए किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि एक ही जो लोगों को सेक्टर दिख रहा था उस समय, रूरल उसकी बात करें, एरियाज़ की बात करें। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, देखिए बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया दा, और आगे क्या कहता है, लेकिन इनके प्रभाव भारत में हम बात करें इंडिया के अंदर कुछ भागों तक ही सीमित रहा। भाई जो एग्रीकल्चर थी वो है नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर में सभी लोग इन्वॉल्व हो गए, सभी को रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कुछ भागों तक ही लिमिटेड रहा। आगे हम बात करें, देखिए क्या कहता है, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रूव सम जॉब्स, but these were not enough to absorb all job seekers. Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. देखो यहाँ पर स्थिति कितनी खराब हुई, आप देख पा रहे होंगे। अब भारत में कुछ इलाकों के अंदर तो लोग कृषि के अंदर इन्वॉल्व हो गए, संलग्न हो गए, अपने आप को लगा लिया, वहाँ रोजगार की तलाश में जुट गए। लेकिन हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, या हम बात करें जैसे सार्वजनिक और जो निजी जो दोनों क्षेत्र थे, जो दोनों जो सेक्टर थे उसमें कुछ रोजगार उपलब्ध कराए जो
बड़ी मुश्किल से कुछ ही इन्होंने रोजगार दी, जो भी इंडस्ट्री थी, पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर थे, इन कुछ रोजगार तो दे दी, लेकिन बाकी जनता क्या करे, उनको रोजगार की तलाश तो उनको भी थी। लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले जो सभी लोग थे ना, तो सभी लोगों के लिए ये रोजगार बहुत कम थे, जो प्राइवेट और जो ये हम बात कर रहे हैं जिनकी पब्लिक सेक्टर की, तो इनमें कुछ ही लोगों को रोजगार मिला, जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ आपको। तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग शहरों में क्या करेंगे, नौकरी पाने के लिए जाएंगे, नौकरी पाने में असफल भी रहेंगे, तो असफल रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, रिक्शा पुलर बन जाएंगे, रिक्शा चालक बन जाएंगे, या कोई इसके अलावा रिक्शा पुलर के अलावा हम बात करें, जैसे बताता है कि कुछ वेंडर बन जाएंगे, वेंडर विक्रेता, जो इधर उधर आपकी जो गलियों के अंदर जो एक तरह से जो ठेला खींच करके सब्जी बेच रहे हैं या कुछ और बेच रहे हैं, या कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, निर्माण का काम, जैसे कारीगर में या मिस्त्री, इस तरह से बन जाएंगे, एक तरह से मजदूरी का काम करेंगे, या फिर सर्वेंट्स बन जाएंगे, घरेलू नौकर, इस कार्यों में लग गए लोग। अब क्या हुआ, आगे आगे स्थिति खराब हो रही है, आगे स्तर गिर रहा है, नौकरियाँ खत्म हो रही हैं। तो इस तरह की जो इरेगुलर स्मॉल इनकम्स हो गई एक तरह उनके लिए, और अनियमित जो छोटी छोटी जो बचतें थी वो बहुत कम उनके लिए होने लगी। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, जाहिर सी बात है। और आगे कहता है they started living in slums on the outskirts of the cities and the problems of poverty largely rural phenomenon also become the feature of the urban sectors। और आगे क्या कहता है देखिए, अब क्या हुआ, अब बड़े अच्छे मकानों में नहीं रह सकते थे, तो ये लोगों ने क्या किया, जब मकान अफोर्ड करने की इनकी औकात से बाहर हो गया, तो इन्होंने क्या किया, शहर से बाहर जो स्लम्स हुआ करते थे, झुग्गियों में रहने लगे। जैसे आप जाते हैं किसी शहर में, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में सड़क के सहारे कुछ ऐसा अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो स्लम्स कहलाते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ कहलाती, जो तो उन झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की जो पॉवर्टी की समस्या जो मुख्य रूप से एक तरह से रूरल जो घटना जिसको हम बोल सकते हैं, ये नगरीय भी बन गई, अब धीरे धीरे नगरों की अर्बन एरिया सेक्टर के अंदर भी पहुंच गई, उनका भी एक फीचर बन गई। पहले क्या हुआ करती है समस्या, लार्जली रूरल फेनोमेनन हुआ करता, लेकिन आल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर, और अर्बन सेक्टर के अंदर भी ये पहुंच गई। अब आगे क्या होता है उसमें आगे देखे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, तो आगे देखे बात करते हैं। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन द ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। देखो आगे क्या कहता है, उच्च निर्धनता दर की एक हम बात करें किसकी, हाई पॉवर्टी रेट्स की। उच्च निर्धनता दर की एक विशेषता क्या थी, आय असमानता, मतलब इनकम के अंदर इनक्वालिटीज थी कहीं ना कहीं, तो उच्च। और आगे कहता है वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस, और इसके पीछे प्रमुख कारण क्या बताया, इसका एक प्रमुख कारण बताता है कि भूमि और जो अन्य जो रिसोर्सेज थे उनके अंदर क्या थी, असमान जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वितरण था। किसी के पास भूमि कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास वो रिसोर्सेज है नहीं जिनसे वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को, और किसी के पास ये संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध थे। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इनक्वालिटी आ गई एक तरीके से। अब आगे हम बात करें इस तरह से, देखिए क्या कहता है, तो इस तरह भारत की स्थिति खराब होती चली जा रही। उस समय में हम बड़े मुश्किल कगार उस समय दौर से गुजर रहे थे, तो हाशिए पर थी लोगों की जो एक तरह से नौकरी का जो क्षेत्र था। आगे हम देखें, मैनी अदर सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। और आगे देखो क्या कहता है कि इसके लिए बहुत सी इन चीज़ों को जिम्मेदार बताता है, कि इनको कहता है कि बहुत सी जो चीज़ें थी ना वो जिम्मेदार थी। भाई उच्च निर्धनता दर की विशेषता जैसे से बड़ी, तो क्या हुआ कि अनेक जो सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारण थे वो भी निर्धनता के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायी थे। जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे उनकी बात करें तो उनके साथ साथ भारत में बहुत लोग जो सोशल जो जिनकी लाइबिलिटीज़ बनती थी, सामाजिक दायित्व, और जो एक तरह से हम बोलें जो धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते थे। अब जो छोटे किसान को बीज के लिए, उर्वरक के लिए, या फर्टिलाइजर्स के लिए, या पेस्टिसाइड्स के लिए, इन छोटे किसानों को क्या करना पड़ा, सीड के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए या पेस्टिसाइड्स के लिए, जैसे कृषि जो भी चीज़ें थी खरीदारी के लिए इनको धनराशि की बहुत जरूरत होती, तो ये क्या करते थे, निर्धन तो थे ही, जाहिर सी बात है, तो कठिनाई से कोई ना कोई बचत कर पाते, और बचत कर पाते थे, और फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए क्या कर लेते ये लोग, बड़े बैठ लेंगे, कर्जा लेंगे कहीं ना कहीं, दे बोरो अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और अब जो उधार लिया तो निर्धनता के चलते गरीब के उसका भुगतान भी नहीं कर पाएंगे, करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऋणग्रस्त है कहीं ना कहीं, ये कर्जे में डूबे पड़े। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेबेटनेस इज बोथ द कॉज ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अत्यधिक जो हम बोल सकते हैं एक तरह से ऋणग्रस्तता, मतलब कर्ज में उतर दबे हुए लोग, ऋणग्रस्तता जो निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो इसलिए, तो ये जो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं इसका कंक्लूजन की बात करें तो छोटे जो लोग थे वो छोटे बन के रह गए, जो मिडिल क्लास से उसे अपर से बिलोंग करते थे वो अपने आप को सर्वाइव ठीक तरीके से कर पाए। लेकिन जो दिहाड़ी हर जो मजदूर थे, दैनिक वेतन पे जो काम करने वाले जो श्रमिक थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई कहीं ना कहीं, बनस्पत हम बात करें कि इनके मिडल या उससे ऊपर वाली क्लासों के। अब बात आती है एंटी पॉवर्टी मीजर्स की। भाई एंटी पॉवर्टी मीजर्स क्या थे, निर्धनता को रोकने के उपाय क्या थे, निर्धनता निरोधी उपाय क्या थे, निर्धनता को कैसे खत्म किया जाए। खत्म करने के लिए कुछ या तो पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए तो कुछ पॉलिसीज बने, या गवर्नमेंट कुछ अपने लेवल पे कुछ करे। तो देखो एंटी पॉवर्टी मीजर्स की बात करते हैं, निर्धनता निरोधी उपायों की बात करते हैं, तो क्या कहता है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली इन 2 planks। नंबर 1 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और नंबर 2 ट्रेजेडी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। देखो यहाँ पर क्या करता है, पॉवर्टी को खत्म करना है
उसको रिमूवल करना है, उसको उन्मूलन करना है। तो गरीबी को उन्मूलन के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए जो भारत थी, जो भारत की जो विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। हमारे जो विकास उस समय देश हमारे, जाहिर सी बात अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए थे 47 में, और उसके बाद 10 20 30 साल बाद में धीरे धीरे स्थिति बन गई थी, रोजगार खत्म हो गए थे। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना था कि इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जैसे निर्धनता को भी क्या किया जाए, रिमूव किया जा सके, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, वर्तमान जो उस समय की जो निर्धनता, जो एक तरह से बोले द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ट ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक। देखो उस समय सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर डिपेंड कर रही थी। एक तो क्या थी, नंबर 1 थी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन, और दूसरा क्या था, टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। एक तो क्या किए जाए, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाए, और एक निर्धनता को खत्म करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाए, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग ऑफ द अर्ली 80s देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। ऑफिशियल पॉवर्टी स्टेटस 45% इन द अर्ली 1990s रिमेंड इन द सेम इवन द अर्ली 80s। देखो आगे क्या कहता है कि 1980 के दशक के शुरुआत में, 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान, मतलब 50 से 80 तक आ रहा है, तो कहता है कि दौरान जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्यों होगी, क्योंकि हम तो, हमारे जो सारे रिसोर्सेज थे वो तो हमसे छीन चुके थे, सब जा चुके थे, अदर कंट्रीज में जा चुके थे। तो हमें तो अब अपने आप को धीरे धीरे विकसित करना था। हम अभी भी विकसित नहीं हो पाए, अभी विकासशील की कैटेगरी से गुजर रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आज बहुत कम होगी, और पुअर्टी में भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखें अधिक कमी नहीं आई। बात करते हैं तो 1950s के बाद में 1950 के दशक के इनिशियल स्टेज में, आरंभ में क्या हुआ, जो आधिकारिक निर्धनता अनुमान था 45% था 1950 के आसपास। लेकिन 1980 का जो दशक आया, 1980s का आया, तो उसके आरंभ में भी वो लगभग जो 1950 में भी जो निर्धनता का अनुमान 45% था, और 1980 के आते आते 30 साल बाद में भी जो निर्धनता का अनुमान उतना ही रहा, लगभग 45% बना रहा। इसका मतलब गरीबी में कोई कमी नहीं आई। 1980s का जो डिकेड आया स्टूडेंट्स, उसमें भारत की जो, इंडिया की जो आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही, कहीं ना कहीं बढ़ावा हुआ। और आगे क्या कहता था, ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% ईयर इन द 1970s टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। आगे क्या कहता है, थोड़ी सी वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई संवर्धी दर जो थी 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990s की जो डिकेड थी उनमें 6% के जो थी करीब पहुंच गई। अब थोड़ी सी हमारी वृद्धि हुई, और 3.5 से हम कहाँ पहुँचे ना, 1990 के आते आते लगभग कितने साल लगे हमें आजाद, 47 से यहाँ पर 90 की बात पहुँच गए। देखो कितना समय लगा, जब जाके हमारी थोड़ी सी जो थी विकास की दर 6% के करीब, उसने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, और थोड़ा लगाम ढीली पड़ी रफ्तार की, और थोड़ी रफ्तार अच्छी सरपट गति से दौड़ने लगी। तो आगे क्या हुआ, आगे हम बात करते देखें, the higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reductions. Economic growth finds opportunity and provides the resources needed to invest the human development. देखो आगे क्या कहता है, अब क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है, ये स्पष्ट होता है भाई, बढ़ रही है विकास की दर, तो विकास की उच्च दर से पुअर्टी को कम करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो रोल था उसने वो भूमिका निभाई। इसलिए स्पष्ट होता है कि जो आर्थिक जो समृद्धि थी उसमें क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि और जो पुअर्टी जो रिमूवल था उसके बीच में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें अगर इन्वेस्ट करें स्टूडेंट्स, मानव विकास में निवेश के लिए जो नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करवाती है। और ये एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट से कहीं ना कहीं अधिक आर्थिक एक तरह से रिजल्ट देने की उम्मीद जगाती है। हम बात करें आगे इस तरीके से, विशेष तौर पर जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, या जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को 2 समय का भोजन खिलाने के लिए लायक होते जा रहे थे, 1990s का समय आया, और जो रूरल एरियाज़ के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीलियाँ देखने को मिली। तो इस तरीके से हम बात करें आगे, हम देखें क्या कहते हैं, दिस आल्सो एनकरेज पीपल टू स्पेंड दियर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल्स इन द होप टू गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग द एजुकेशन। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू डायरेक्ट एडवांटेज फॉर द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड इकोनॉमिक ग्रोथ मूव। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भाई अब यहाँ से अंदर क्या हुआ कि जो लोग थे, लोगों को अपने बच्चों को या अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए वो प्रोत्साहित हुए, और थोड़ी सी ये भी हुआ कि आर्थिक विकास से सृजित जो अपॉर्चुनिटी थी उससे जो गरीब लोग थे उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो था वो लाभ नहीं उठा पा रहे थे पहले, अब उनको लाभ उठाने की भी गुंजाइश मिली। और जो निर्धन लोगों को एक बड़ा गाँव था, गाँव में जो रहते थे कृषि पर जो आश्रित लोग थे उनको थोड़े थोड़े अब कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलने लगे। तो इस तरीके से अब उन गाँव के अंदर रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अपने लेवल पर किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए इस पर हम क्या बताते हैं, इन दीज सर्कमस्टेंसेस देयर इज क्लियर नीड टू टारगेट एंटी पॉवर्टी programs. Although there is so many schemes which is formulated affect poverty directly and indirectly, some of there are worth mentioning. Mahatma Gandhi National Labour Employment Guarantee Act 2005 aims to provide 100 days to wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. देखो यहाँ पर आपने देखें, आप आस पड़ोस में एरिया में आपने देखा होगा जो नरेगा का काम चलता है,
तो ये नरेगा का काम कैसे शुरू हुआ, इसको क्यों चलाया गया, इसके लेकर आपको बताता है कि देखिए गांव के अंदर जो गरीबी थी उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर भी कुछ योजनाएं बनाई, जिनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम देखा जाए तो निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। और उनमें से देखो सबसे पहली जो बताता है आपको बताता है कौन सी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको आप नरेगा या जिसको मनरेगा बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है ये। इसका उद्देश्य क्या था कि भी ग्रामीण एरियाज़ के अंदर जो लोग अपने आजीविका सुरक्षित करने के लिए उनको रोजगार दिया जाए, और रोजगार भी कितने दिन का मिले, कम से कम उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए तो नरेगा चलाया जाता है, गाँव के अंदर जो लोग होते हैं उनको, जो गरीब लोग होते हैं उनको रोजगार दिया जाए, कम से कम 100 दिन का रोजगार एटलीस्ट उनको दिया ही जाए, ताकि वो अपने आजीविका को चला सके, अपने परिवार को पाल सके। इसके लिए क्या किया जाता है कि उनके लिए मिट्टी की कटाव वगैरह जैसी समस्याएं वो करवाई जाती हैं, या पेड़ों को वगैरह की देखभाल, या कहीं तालाब वगैरह खुदवाना, ये सारे काम उनसे करवाए जाते हैं। तो ये नरेगा का काम आप जानते भी, इसको आप खुद भी समझते हैं, इसमें आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखो उसके बाद में एक योजना आई, उसमें क्या किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वाज स्टार्टेड 1993। देखो 1993 का जब दशक आया तो 1993 के दशक में क्या किया गया, एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई, एक अन्य योजना थी जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जो एम था, रूरल जो क्षेत्र होते थे, ग्रामीण जो एरियाज होते थे, उनमें छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने के लिए चलाएगी। कौन सी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलाएगी। और इसके अलावा भी देखो जो हम बात करें, और भी काफ़ी कुछ स्कीम चली, जैसे गांव के अंदर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चला गया 1995 के अंदर। 1999 में भी हम बात करें, 1999 में भी एक योजना चली जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस तरह से जिसको SGSY बोला गया। ये लॉन्च हुई, ये कुछ गवर्नमेंट जो स्कीम थी, योजनाएं थी, चलाएगी, इसलिए चलाएगी ताकि पुअर्टी को रिमूवल किया जा सके। और इनका परिणाम क्या निकला इन सब का, देखें तो हम बात करें, द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। वन ऑफ द मेजर रीजंस टू लेस effectiveness is the lack of proper implementation and high targeting. Moreover, there has been a lot of overlapping of schemes. Despite good intentions, the benefits and these schemes are not fully reached the deserving poor. Therefore, the major emphasis in recent years in the proper mentioning of the all poverty alleviation programs. देखो क्या कहता है, इन कार्यक्रमों, ये जो योजनाएं सरकार के थ्रू चलाएगी, जो भी इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम निकले, हम बात करें इनके रिजल्ट्स की बात करें तो प्रोग्राम की ये कहीं ना कहीं मिक्सड थे, मिले जुले परिणाम थे। और उनमें उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित जो था एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन, वो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य बनाया गया था उसकी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, निश्चित जो लक्ष्य था, जो एम था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा हम बात करें, जो कुछ योजनाएं जो बनाई गई वो परस्पर एक तरह से एक दूसरे की व्यापी थी। अच्छी नीयत के बावजूद भी इन योजनाओं को लाभ उनके पात्र जो या जो पुअर जो लोग थे उनको नहीं मिल पाया। आप देखें आज भी गाँव के अंदर जो BPL के थ्रू जो गेहूँ मिलते हैं, तो जो BPL जो फैमिलीज होते हैं उनके अलावा भी काफ़ी जो एक तरह से जो अच्छे जो मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते वो लोग भी आज उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो योजनाएं थी वो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, जिनके लिए बनी थी, वहाँ तक एक्चुअली में पहुँची नहीं, उनका बीच में फ़ायदा कुछ और वो लोग उठा गए। तो इस तरीके से भी कहते हैं इन योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत थी, गुंजाइश थी, और गरीबी बनकर रह गया। अब द चैलेंज अहेड, जो आगे इसके सामने चुनौतियाँ क्या होंगी अभी हमारे सामने, और गरीब पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए क्या जो चैलेंज होंगे, जो भावी चुनौतियाँ होंगी, उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में आपके लिए लेकर के जो नया टॉपिक रहेगा चैलेंज अहेड। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।